देखो, डीकार्बनाइजिंग ये करीब 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। आज से करीब 10 साल पहले सारे ओईज ने डिसाइड किया कि अब हमारे इंजन्स इतनी हाई क्वालिटी के हैं और फ्यूल इतनी हाई क्वालिटी का है कि इनमें अब डीकार्बनाइजिंग की ज़रूरत नहीं है, चाहे ये 3 लाख किलोमीटर चल जाएं। यानी ये 10 साल पहले डिसाइड हो गया। कंपनीज़ ने सारे अपने डीलर्स को रिकमेंडेशन दे दिया कि डीकार्बनाइज मत करो, उससे नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। 7.5% एथेनॉल मिक्स होके काफ़ी देर से आ रहा था, ऑलमोस्ट 1 साल से पेट्रोल में आ रहा था और 1 साल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैं अपनी पुरानी मारुति 800 लेके जाता हूँ तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मैं अगर अपनी करंट जनरेशन व्हीकल्स हैं, जैसे i10 है, i20 है, मारुति की जो बलिनो है, सियाज है, इन सेगमेंट्स में अगर आप करोगे तो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट करने के बाद आपको देखो एक यूज़र के लिए जो डिफरेंस है ना, वो आपके पैडल के रिस्पॉन्स पे है। आप और कुछ नहीं आप और कुछ नहीं चेक कर सकते, आप इंजन खोल के चेक नहीं कर सकते। तो आपका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल हो चाहे वो मैकेनिकल थ्रॉटल हो। तो कस्टमर को लगता है कि मेरी गाड़ी नहीं हो गई। पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, उससे गाड़ी के इंजन पर फर्क पड़ेगा। गाड़ी को डीकार्बनाइज करवाइए, अगर आपकी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही, आप डीकार्बनाइज कराएंगे तो माइलेज में फ़र्क पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी देखी हैं और अलग अलग फेसबुक पेजेस के ऊपर जहाँ पर भी आपको मौका मिल रहा है ये वीडियोस देखने का, आप देख भी रहे हैं। इन वीडियोस को आप लोग शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपके पास एक ही पर्सपेक्टिव ना हो। मतलब ये कि अगर आप गाड़ी को डीकार्बनाइज कराने जा रहे हैं तो क्या गाड़ी को डीकार्बनाइज कराना उसके इंजन की ज़िंदगी बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, और ये जो इथेनॉल मिक्स हो रहा है पेट्रोल के साथ, क्या वाकई इससे गाड़ियां ख़राब होंगी, और जो चिंताएं हैं आपकी, मेरी, हम सब की, क्या वो जायज़ हैं। इस पर मैं इस तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रहा था और कोशिश कर रहा था कि कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर मिले जिससे मैं बात करूं। आप यकीन मानिए कि मैंने यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से लेकर शहर का कोई कोना नहीं है जहां मैंने एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर को नहीं ढूंढा। फाइनली मेरी तलाश जो है वो ख़त्म हुई और मेरे साथ राजेश डोगरा जी हैं, 33 साल से गाड़ी से जुड़े हुए हैं और आज इनका जम्मू में ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ जो हैं उनको बेचने का इस समय जो है वो काम कर रहे हैं। तो इनके 33 साल के उस अनुभव का हम भी फ़ायदा लेंगे और आप भी ध्यान से उस पूरी बातचीत को सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप उनको इम्बाइब करें, और जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कोई शंका है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उस शंका को लिखें ताकि हम उसका जवाब भी बाद में राजेश जी से मांगेंगे। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक्स अ लॉट। राजेश जी, सबसे पहले एक 33 साल का एक लंबा चौड़ा अनुभव होता है, तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि 33 साल का ये अनुभव कहाँ से ये कहानी शुरू हुई और अब जाकर जो है ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ पे आके जो है ये कहानी थमी है, ख़त्म नहीं हुई। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था मैंने 3 ईयर पॉलिटेक्निक कोर्स किया, डिप्लोमा किया, और उस दौरान जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है तो मेरे को मौका मिला मारुति में ट्रेनिंग लेने का 1 महीने का, और उसके बाद मैंने मारुति ज्वाइन की। मारुति के डीलरशिप पे फ्लोर पे काम किया, काम कराया एज अ सुपरवाइज़र। वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद मैं जर्मनी, इटली चला गया ट्रेनिंग के लिए, अपनी हायर एजुकेशन के लिए। छोटे छोटे कोर्स थे लेकिन हैंड्स ऑन जॉब्स थे। अच्छा लगा नई टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करने में, और पता चला कि इंडिया अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी पीछे है। वापस आने के बाद मैंने अपने करियर में काफ़ी चीज़ें अटेम्प्ट की। मैंने वर्कशॉप डिज़ाइनिंग की, मैंने वर्कशॉप इंस्टॉल किए, मैंने अपनी वर्कशॉप खुद चलाई। बॉश ऑथराइज सर्विस सेंटर था, पहले मारुति ऑथराइज सर्विस सेंटर था, फिर बॉश ऑथराइज सर्विस सेंटर चलाया। और अभी 2 साल पहले जब मुझे लगा कि अब फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक है, मैं अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ गया हूँ। हम लोग इलेक्ट्रिक रिक्शाज़, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में डील करते हैं। TNR कंपनी है जिसके लिए हम डील करते हैं। तो इन डेप्थ नॉलेज है, और थैंक्स टू गॉड कि नॉलेज गेन करने का मौका मिलता रहा। जहाँ जहाँ जिस जिस कंपनी के साथ जुड़े उनके सारे ट्रेनिंग्स अटेंड किए। मैंने अपना एज का
ख्याल नहीं किया कि वहाँ यंगस्टर्स जाते थे, तो वहाँ सब 20-20, 30-30 साल के बच्चे होते थे और मैं वहाँ पे 50 साल का आदमी भी जाके ट्रेनिंग लेता था, तो एंजॉय किया मैंने। अच्छा राजेश जी, अब आते हैं सीधा मुद्दे के ऊपर। मामला ये है कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, और सुनने में ये भी आ रहा था, पहले तो ये एक हवा उड़ाई गई कि जनाब ये तो जम्मू कश्मीर में ही हो रहा और जम्मू में ही हो रहा और कहीं नहीं हो रहा। फिर हमने थोड़ी पड़ताल की तो पता चला अन्य कई प्रदेशों में ऑलरेडी इथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है। लोगों में एक धारणा बनाई जा रही है कि जो ये इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है ये आपके इंजन को ख़राब करेगा, आपकी गाड़ी को ख़राब करेगा। हर 10,000 किलोमीटर के बाद आपको गाड़ी की सर्विस करानी पड़ेगी, हर 25,000 किलोमीटर के बाद आपको गाड़ी की सर्विस करानी पड़ेगी, और आपकी गाड़ी की माइलेज खपत जो आपकी गाड़ी की है, यानी पेट्रोल कितना आपकी गाड़ी खाती है, डीजल कितना आपकी गाड़ी खाती है, उसमें पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो पहले पेट्रोल गाड़ियों के लिए जानना चाहूँगा कि क्या इसमें कोई सत्य है या ये सिर्फ हवाइयाँ हैं जो लोग उड़ा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है। ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव फ्यूल को हम लोग मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल या डीजल के साथ में। ये अभी नहीं हो रहा है, ये अभी क्योंकि एकदम गवर्नमेंट ने 4 जुलाई को पॉलिसी अनाउंस की तो उसके कारण लोगों को पता चल गया। लेकिन 7.5% एथेनॉल मिक्स होके काफ़ी देर से आ रहा था, ऑलमोस्ट 1 साल से पेट्रोल में आ रहा था और 1 साल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी जब 4 जुलाई को ये पॉलिसी अनाउंस हुई और उसको बोला गया कि अब आप इसको 10% तक ले आओ, और पहले गवर्नमेंट का टारगेट था कि 2030 तक हमने 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल बेचना है। अब इसका पर्पस क्या है कि इंपोर्ट बिल पेट्रोल क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा बनता है, तो जब आप उसको ऑर्गेनिक एथेनॉल से मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली ये पड़ता है आपको करीब 40 से लेकर 60-65 रुपये लीटर, तो आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। और सिर्फ कॉस्ट नहीं है, इसमें फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या हैं कि ये रिन्यूएबल है, कॉर्न से बनता है, गन्ने से बनता है, जिससे जैसे वाइन बनती है, शराब बनती है, उसी तरीके से मोलेसिस से ये भी बनता है। तो हम बेसिकली वेस्ट यूज़ कर रहे हैं एथेनॉल जनरेट करने के लिए। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि इससे नुकसान है, मैं आपको बता दूं कि इससे एक्चुअली फ़ायदा है। 2 फ़ायदे जो मेजर जो हम लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं वो ये हैं कि पहली चीज़ आप नोट कीजिए कि इसका ऑक्टेन वैल्यू जो है वो हायर होता है। तो आप नॉर्मल पेट्रोल जब डलवाते हैं एथेनॉल ब्लेंड किया हुआ, तो आपको थोड़ा सा हायर ऑक्टेन का पेट्रोल मिल रहा है क्योंकि उसमें एथेनॉल मिक्स्ड है। तो हायर ऑक्टेन मींस इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो जहाँ पे जैसे मैंने कुछ वीडियोस में देखा कि वो बोलते हैं जी ये एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने से नॉकिंग करने लग जाती है, हायर ऑक्टेन नॉकिंग को ख़त्म करता है। तो ये बिल्कुल ही रिवर्स फीडबैक दी जा रही है, जो कि होता नहीं है। अगर किसी की गाड़ी नॉकिंग कर रही है तो उसका रीज़न कुछ और हो सकता है, लेकिन वो एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल नहीं हो सकता। अब आते हैं सेकंड बेनिफिट पे। इसमें एथेनॉल में ऑक्सीजन कंटेंट O2 कंटेंट जो है वो बहुत हाई होता है। तो वो फ्यूल बर्निंग में, मतलब नॉर्मली जब आप कंबशन करते हो तो एयर फिल्टर से हवा जाती है जिसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन एथेनॉल में भी ऑक्सीजन है। तो एयर का ऑक्सीजन और एथेनॉल का ऑक्सीजन जो है कंप्लीट कंबशन करता है, जिससे कि इमिशन जो है, जो धुआं निकल रहा है वो कम पॉइजनस होता है। तो हम एनवायरनमेंट को भी केयर कर रहे हैं। तो ये 2 क्रिटिकल चीज़ें हैं जो कि आम लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा दे रहे हैं। अब इसमें नेगेटिव की जो बात हो रही है कि वाटर सेपरेशन हो जाता है। किसी इंटरव्यू में मैंने देखा, उन्होंने बोला कि इसमें से टैंक में पानी आ जाता है। मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं कि ये गलत नहीं बोला है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है। मिक्सिंग ब्लेंडिंग होती है प्लांट्स में, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन टैंकर्स में आता है, फिर वो पेट्रोल पंप में आता है। तो अगर कोई कहता है कि 30 दिन में टैंक में वाटर सेपरेशन हो जाता है या पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ये टर्म यूज़ की गई थी, वो बिल्कुल ही गलत है। पानी में कन्वर्ट नहीं होता है, वाटर सेपरेशन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो उस केस में होते हैं जब आप एथेनॉल 2 टाइप्स के होते हैं, एक एनहाइड्रॉस और एक हाइड्रॉस। हाइड्रॉस वाला जो एथेनॉल है वो शराब बनाने के लिए यूज़ होता है क्योंकि उसमें वैसे भी पानी डलना होता है। लेकिन फ्यूल में जो एथेनॉल डलता है वो एनहाइड्रॉस होता है, मतलब उसमें पानी नहीं होता, वो 100% प्योर एथेनॉल होता है। तो वाटर सेपरेशन होने का कोई चांस नहीं है। एक और थ्योरी है कि जैसे हमारा नमक है या ब्रेक ऑयल है,
ये हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये एटमॉस्फेयर में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उससे ब्रेक ऑयल तो चेंज करते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गाड़ियों का ब्रेक ऑयल जो है मानसून सीज़न के बाद चेंज करा देना चाहिए। अभी आप इस चीज़ को देखिए कि अगर एथेनॉल, और ठीक बात कह रहे हैं, वो हाइड्रोस्कोपिक होता है, वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब आपने अपने पेट्रोल टैंक में डाल दिया, आपका पेट्रोल टैंक सील्ड है, बंद है, तो वो हवा के टच में नहीं आ रहा, आपका जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है वो पेट्रोल के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो वो थ्योरी भी वहाँ फेल हो जाती है। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो डिस्प्यूट क्रिएट कर सकती है, वो है प्राइसिंग, कि अगर आपने 10% एथेनॉल मिक्स कर दिया है तो वो 10% का बेनिफिट आप कंज्यूमर को पास ऑन कर दीजिए। पास ऑन कर दीजिए, 101 रुपये का पेट्रोल हाँ, है। तो उसके अलावा एथेनॉल बेस्ड फ्यूल अभी गवर्नमेंट ने जो 2030 में 20% एथेनॉल करना था, E20 बोलते हैं, अभी E10 पे गए हम, तो E20 पे अब उन्होंने उसको प्रीपोन कर दिया है, 2025 तक करना है। और E20 एथेनॉल जो है वो वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल है, कई कंट्रीज़ E85 तक कर रहे हैं, E85 लेकिन वो स्पेशल इंजन्स होते हैं, वो इंजन ही उस तरीके से तैयार किए जाते हैं जो कि एथेनॉल बेस्ड फ्यूल पे ही चलेंगे। तो ये जो धारणा बनाई जा रही है कि इससे मिसिंग होगी, सर्विस पीरियड अर्ली हो जाएगा, ये सब गलत है। जैसे आपने राजेश जी कहा कि सर्विस पीरियड अर्ली हो जाएगा, या बाकी जो धारणाएं बनाई जा रही हैं वो गलत हैं, लेकिन एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग मारुति के सर्विस सेंटरों में और कह रहे हैं कि जी मैंने पेट्रोल डलवाया, देखो जी मेरी गाड़ी अब मिसिंग कर रही है। आपसे समझना चाहूँगा कि 4 तारीख को सरकार की पॉलिसी आती है, अभी जुलाई का महीना मुकम्मल भी नहीं हुआ, तो इतनी जल्दी क्या पॉसिबिलिटी है कि आपने पेट्रोल डलवा भी लिया और आपकी गाड़ी ने इतनी जल्दी मिसिंग भी करना शुरू किया? क्या ये पॉसिबल है? ये तो मैंने देखा है कि अगर आप मान लीजिए डीजल, आपकी गाड़ी पेट्रोल की है, गलती से आपने डीजल डलवा दिया, ऊपर पेट्रोल है नीचे डीजल है, जब तक तो पेट्रोल जलता है गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं आती, डीजल जलना शुरू हो जाता है तो आपकी गाड़ी मिसिंग करना शुरू करती है, ये समझ में आता है। लेकिन ये आपसे समझना चाहूँगा कि इथेनॉल मिक्स पेट्रोल, और फिर अचानक आपने जब डलवाया और जिस दिन आपको पता चला, उसी दिन से आप मारुति सर्विस सेंटर जाकर कह रहे हैं कि जनाब मेरी गाड़ी मिसिंग कर रही है और ये वजह जो है ये पेट्रोल है। अभी तक किसी भी वर्कशॉप ने ये रिपोर्ट नहीं किया है कि मिसिंग का रीज़न जो है वाटर है, नहीं तो अभी तक कितने कस्टमर्स वीडियोस लेके आ जाते हैं कि देखो जी ये टंकी मैंने खाली कराई, इसमें इतना पानी है, इतना पेट्रोल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें एक गाइडलाइन है ऑयल कंपनी की सारे पेट्रोल पंप्स को। अभी जो ये इशू स्टार्ट हुआ वो पेट्रोल पंप एसोसिएशन से स्टार्ट हुआ। हाँ, तो इसमें इशू क्या है कि ऑयल कंपनीज़ ने गाइडलाइन दी है पेट्रोल पंप्स को कि आपने, क्योंकि पानी जो है वो हैवी है, वो हमेशा टैंक के नीचे रहेगा, और जो अंडरग्राउंड टैंक होता है उसमें पाइप नीचे तक जाती है, तो नीचे का जो कंटेंट है वो पंप खींच रहा है, और पानी अगर नीचे है तो वो पानी खींचेगा। एथेनॉल बेस्ड फ्यूल के बाद, उससे पहले भी, ये नहीं कि अभी की बात है, जब नॉर्मल फ्यूल भी पेट्रोल भी आता था तो उनकी गाइडलाइंस होती थी कि आपने टाइमली टैंक्स को साफ़ करना है, क्योंकि पानी आ जाता है, सीपेज से आ जाता है और ये कहीं से भी आ सकता है। टैंक अगर खाली है, कई बार सप्लाई नहीं आती तो पानी पहुंच जाता है टंकी। तो वो क्लीनिंग प्रोसेस अगर कोई पेट्रोल पंप फॉलो नहीं कर रहा है, वो उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। और इथेनॉल बेस्ड के बाद अगर कोई पंप कम यूज़ होता है, कहने का मतलब है कि रोज़ उसके टैंकर नहीं आ रहे, रोज़ उसका टैंक खाली नहीं हो रहा, तो उस केस में ये हो सकता है कि कोई रिमोट एरिया में पेट्रोल पंप है, उसने एक महीने में, 2 महीने में एक बार मंगाया, तो हो सकता है थोड़ा सा वाटर जो है वो बिल्कुल नीचे इकट्ठा हो जाए, और उसकी गाइडलाइंस ऑलरेडी ऑयल कंपनीज़ ने पेट्रोल पंप्स को दी हुई है। अब ये रिसेंटमेंट ये हो सकता है कि आप उस प्रोसेस की कॉस्ट है, और उस प्रोसेस की कॉस्ट एक पेट्रोल पंप ओनर को बेयर करनी है, जबकि उनकी जो कमीशंस हैं वो पिछले मेरे ख्याल से 10-15 साल से फिक्स्ड हैं, तो उनकी इनकम बढ़ नहीं रही, उनकी कॉस्ट और प्रोसेसेस बढ़ रहे हैं, तो ये राजेश जी, अब मैं दूसरे एक इशू के ऊपर आऊँगा। हमने भी एक वीडियो किया कि कार को आप डीकार्बोनाइज कराएं, और मैं आपसे शेयर भी करना चाहूँगा कि पठानकोट से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ पर इसी तरीके से कार को डीकार्बोनाइज कराने का वो सिलसिला था, तो मैंने भी वो वीडियो देखा। लेकिन जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो अक्सर आप एक सवाल अपने आप से, एक एज अ कस्टमर, क्योंकि मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, पूछते हैं कि भाई अगर ये
इतनी अच्छी चीज़ है, तो फिर यहाँ पे मारुति के इतने शोरूम हैं, व्हीकल लीड्स के इतने शोरूम हैं, आधुनिक से आधुनिक जो उपकरण है वो उनके पास वहाँ पर है। तो वो क्यों एक मशीन जिसकी कीमत कुछ लाख रुपया है या कुछ हज़ार रुपये है, उस मशीन को क्यों नहीं रखेंगे कि अगर कस्टमर के लिए वो किसी भी तरीके से सहायक सिद्ध साबित हो सकती है, मददगार साबित हो सकती है। तो आपसे समझना चाहेंगे पहले तो ये कि डीकार्बोनाइज गाड़ी को कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और दूसरा ये जो मशीन्स आई हुई हैं, क्या ये वाकई एक नया कॉन्सेप्ट है, पहली बार भारत में आया? क्योंकि हमने भी अपने वीडियो में यही कहा कि पहली बार भारत में आया है। तो मैं चाहता हूं कि अगर हमने गलत कहा है तो हम करेक्ट हो जाएं, और अगर ये करना ज़रूरी है तो कम से कम बेचारे इस कस्टमर को पता चले कब कराना है, किस गाड़ी को कराना है और किस गाड़ी को नहीं कराना है। ये एक अच्छा क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया देखें, जम्मू का सोशल मीडिया खासकर, ये अभी हॉट टॉपिक है। और एक बिज़नेस है, हर किसी को बिज़नेस करने का हक़ है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि बिज़नेस करने के टाइम पे जो हम कमिटमेंट करें या जो हम कस्टमर को एजुकेट करें, वो ट्रुथफुल होना चाहिए। 90% चीज़ें जो लोग डिकार्बनाइजिंग कर रहे हैं और जो मीडिया के थ्रू या अपने डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू जो कन्वे कर रहे हैं, वो ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन उसमें कुछ मिसलीडिंग चीज़ें हैं जो कि क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उनको क्लैरिफाई करने के लिए मैं इसकी थोड़ा एक टर्म है, क्रोनोलॉजी पे जाना चाहूँगा। अगर सबसे पहले आप देखो, डीकार्बनाइजिंग ये करीब 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, यानी नई मशीन नहीं है ये? नहीं, ये मशीन, अब मैं एक मिनट उसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये मशीन जो है जितनी बड़ा डब्बा आप बनाओगे वो मशीन उतनी बड़ी दिखेगी, लेकिन अगर आप उस डब्बे को खोलोगे उसके अंदर कुछ नहीं है। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो डीकार्बनाइजिंग की मशीनें आई, वो लिक्विड केमिकल बेस्ड थी और उसको फ्यूल लाइन पे कनेक्ट किया जाता था। मतलब हम फ्यूल पंप और पेट्रोल टैंक को डिस्कनेक्ट कर देते थे, गाड़ी मशीन के केमिकल से ही चलती थी। इंजन जो है, हाँ, मतलब इंजन जो है वो उस केमिकल से ही कंबशन क्रिएट करके चलता था, पेट्रोल पे नहीं चलता था। और वो केमिकल जो है फ्लो करता था फ्यूल पंप से थ्रू इंजेक्टर लाइंस या कार्बोरेटर के थ्रू। कार्बोरेटर को पूरा साफ़ करता था, सारे सर्किट को साफ़ करता था, इनटेक मैनिफोल्ड को साफ़ करता था, इनटेक वाल्व को साफ़ करता था, और पिस्टन के हेड को और पिस्टन रिंगलैंड एरिया, जो पिस्टन के आगे पीछे रिंग्स लगी होती हैं, उनको साफ़ करता था। ये बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे जब हमारे पास कार्बोरेटर व्हीकल्स थी, या यूरो 3 यूरो 4 तक ये यूज़फुल था। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओई कंपनी जैसे मारुति हो गई, हुंडई हो गई, उन्होंने देखा कि वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर सिस्टम उन्होंने छोड़ दिया, वो आ गए MPFI सिस्टम पे, जिसमें इंजेक्टर्स लगे होते हैं। इंजेक्टर्स लगे हैं और वो बड़ा मतलब प्रिसाइज स्प्रे करते हैं। अब वो इतने छोटे सुराख होते हैं कि अगर वो ब्लॉक हो जाएं तो आपकी गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। उसके बाद ये जो डीकार्बनाइजिंग सेकंड फेज़ आया, वो आया इंजेक्टर्स को इन सिटू क्लीन करने का, कि आप उसको केमिकल से आप इंजेक्टर्स को जो है बिना निकाले आप लगे लगाए साफ़ कर रहे हो, और वो आगे जब बर्न हो रहा है तो वो कार्बन को भी निकाल रहा है। उसके बाद स्टेज आया जब फ्यूल, जो सल्फ़र फ्री फ्यूल आने लग गया। अब सल्फ़र फ्री फ्यूल हो गया, फ्यूल की क्वालिटी अच्छी हो गई, कार्बन डिपॉजिट्स कम हो गए, तो लोगों ने फ्यूल लाइन को बाईपास कर दिया, क्योंकि उसमें साफ़ करने के लिए कुछ बचा नहीं था। उन्होंने क्या किया, एयर इनलेट से केमिकल पुश करना शुरू किया, तो वो इनटेक मैनिफोल्ड को, इनटेक वाल्व को और पिस्टन्स को साफ़ करता था। आज से करीब 10 साल पहले सारे ओईज़ ने डिसाइड किया कि अब हमारे इंजन्स इतनी हाई क्वालिटी के हैं और फ्यूल इतनी हाई क्वालिटी का है कि इनमें अब डीकार्बनाइजिंग की ज़रूरत नहीं है, चाहे ये 3 लाख किलोमीटर चल जाएं। यानी ये 10 साल पहले डिसाइड हो गया? कंपनीज़ ने सारे अपने डीलर्स को रिकमेंडेशन दे दिया कि डीकार्बनाइज मत करो, उससे नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे डीजल गाड़ियों में क्या होता है कि कई बार हाइड्रोलॉक्स हो जाते हैं डीकार्बनाइजिंग करते हुए, पिस्टन लॉक हो जाएगा, टूट जाएगा। पेट्रोल गाड़ियों में क्या होता था कि कई बार जो ज़्यादा चल गई हैं, 2 लाख 3 लाख, अब मैं नई जनरेशन की इंजन की बात कर रहा हूँ, 2 लाख किलोमीटर, BS1, BS2, BS3, BS4 गाड़ी की बात ना उसके बाद की BS5 BS6। अब इन इंजन्स में क्या है कि आपका जो कार्बन डिपॉजिट से बहुत कम बनते हैं, तो कंपनीज़ ने उसको डिस्करेज कर दिया।
थर्ड, फिर उसके बाद अब क्योंकि आप देखो एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो ये सब काम कर रही है उसको सस्टेन करना है, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया। उन्होंने लिक्विड केमिकल बेस्ड डिकार्बनाइजिंग से हटके उन्होंने व्हीकल में ही एक कैनिस्टर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक केमिकल दे दिया, बोला ये पानी आपने टॉप अप करवाना है इस कैनिस्टर के अंदर, और उसका पाइप जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड में सुराख करके लगा दिया। उसमें नाइट्रोजन जनरेट होता था। अब वो नाइट्रोजन जो है चलती गाड़ी में फीड हो रहा है, तो वो कंबशन को हेल्प कर रहा है और पोल्यूशन भी लेवल भी कम हो रहा है। ये जो आज की जो अभी जो वीडियोस चल रहे हैं, ये उसी टेक्नोलॉजी पे स्टैंड अलोन मशीन बना दी। मतलब हर गाड़ी में कैनिस्टर लगाने की बजाय उन्होंने स्टैंड अलोन मशीन लगवा दी कि आप एक बार ट्रीटमेंट कराओ, आपको पूरी टाइम गाड़ी पे लगा के नहीं रखना है, आप उसको एक बार ट्रीटमेंट कराओ, आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। अगर मैं अपनी पुरानी मारुति 800 लेके जाता हूँ तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मैं अगर अपनी करंट जनरेशन व्हीकल्स हैं जैसे i10 है, i20 है, मारुति की जो बेलिनो है, सियाज है, इन सेगमेंट्स में अगर आप करोगे तो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट करने के बाद आपको आप देखो एक यूज़र के लिए जो डिफरेंस है ना, वो आपके पैडल के रिस्पांस पे है। आप और कुछ नहीं आप और कुछ नहीं चेक कर सकते, आप इंजन खोल के चेक नहीं कर सकते। तो आपका जो थ्रॉटल रिस्पांस है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल हो चाहे वो मैकेनिकल थ्रॉटल हो। तो कस्टमर को लगता है मेरी गाड़ी नहीं होगी, बट इट इज़ ओनली फॉर कपल ऑफ डेज, और फिर वापस, क्योंकि वो नाइट्रोजन आपकी गाड़ी में भरा नहीं है, वो नाइट्रोजन आपकी गाड़ी से घुमा के बर्न करके निकाल दिया। तो उस टाइम जो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट लगेगा वो लगेगा, लेकिन उसके बाद नहीं लगेगा। एक और चीज़ मैंने देखी, वो जो मशीन है उस मशीन के ऊपर आप देख भी सकते हैं, वो पहले आपको दिखाता है कि भाई ये गाड़ी में आपके कार्बन है, और फिर जब वो आपको टाइम बताता है 25 मिनट का पूरा टाइम खत्म हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लकीर जो काली होती है वो सफ़ेद हो जाती है। तो आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जैसे मैंने सियाज रखी हुई है, 2015 मॉडल की सियाज मेरे पास है, तो मैं भी मतलब अपनी जगह जाहिर सी बात है सोचने लगा कि भाई अगर इस सब के कराने से मेरी माइलेज बढ़ती है, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, अगर 16 गाड़ी मेरी माइलेज दे रही है या 17 दे रही है, तो चलो अगर 19 दे दे तो 2 किलोमीटर का मुझे फ़ायदा हो जाएगा, उतना मेरा पेट्रोल बचेगा। तो यही आम एक दूसरे आदमी के भी दिमाग में आता है कि भाई अगर मेरी ये डीकार्बनाइज कराने से मेरी गाड़ी क्लीन होती है, या 15 साल पुरानी गाड़ी या 10 साल पुरानी गाड़ी नई हो जाती है, तो क्यों ना मैं कराऊँ। तो क्या ये हमारा जो सोचना, ये हमारी धारणा, ये सही है? नहीं, ये गलत है सर। आपकी गाड़ी वैसे भी एज गुड एज न्यू है। अभी जो वो ब्लैक और वाइट बैंड आप देखते हो, आपकी गाड़ी का कोई सीटी स्कैन तो हो नहीं रहा कि वो अंदर बता सकता है कितना क्या कार्बन है। आपने एक पाइप कनेक्ट की है सिर्फ जो नाइट्रोजन फीड कर रहा है, मतलब पेट्रोल गाड़ी का ही लग रहा है, हवा लग रही है और साथ में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन दे रहे हो आप, और गाड़ी आपकी ऑन है और गाड़ी आपकी स्टार्ट है, तो आप एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फीड करके अपनी गाड़ी को के अंदर कंबशन करा रहे हो। चलती हुई गाड़ी में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन, आपने नाइट्रॉक्स सुना होगा, मोटरसाइकिल में, कार्स में नाइट्रॉक्स लगाते हैं उसको सुपरचार्ज बनाने के लिए। तो नाइट्रोजन जो है वो ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ा देता है कंबशन का, जो नॉर्मल गाड़ियों के लिए अच्छा नहीं है, आपके कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप कोई वीडियोस देखें यूट्यूब में कि नॉक्स लगाकर बाइक चलाई, तो आप देखेंगे कि साइलेंसर बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है। तो बेसिकली खैर इसमें तो क्वांटिटी बहुत कम नाइट्रोजन की फीड कर रहे हैं, और वो नाइट्रोजन भी हवा से निकाली जा रही है। अच्छा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई नाइट्रोजन टैंक लगा है, वो भी हवा से ही, जैसे हम लोग टायर में नाइट्रोजन भरवाते हैं कि वो एक्सपैंड नहीं करेगी, टायर ठंडा रहेगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा, उसी तरह से एक नाइट्रोजन एक्सट्रैक्टर है, एयर में से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करके वो उसको फीड कर रहा है। अब जहाँ तक वो ब्लैक एंड वाइट बैंड का निशान है, वो आपकी गाड़ी का तो कार्बन रीड नहीं कर रहा, वो बेसिकली टाइमर सेट कर रहा है। वो एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में ही, आपने 15 मिनट के लिए उसको सेट किया, वो 100% दिखाएगा कार्बन, और जैसे जैसे टाइमर कम होता जाएगा वो भी कम होता जाएगा। सो वो बेसिकली टाइमर का इंडिकेशन है, वो कार्बन कम होने का इंडिकेशन नहीं है। अंत में आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अब ये जो डीकार्बनाइजेशन हो भी रही है, जाहिर सी बात है जो लोग कर रहे हैं वो भी जिम्मेदारी के साथ कर रहे होंगे, जिन लोगों ने यहाँ पे भी मशीनें लगवाई हैं उन लोगों के पास अपनी भी गाड़ियाँ हैं, जो लोग डीकार्बनाइज अपनी गाड़ियों को करवा भी रहे हैं, तो आप
एज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर किन लोगों को कहेंगे कि आप अपनी स्कूटी, आप अपना स्कूटर, आप अपनी बाइक, आप अपनी गाड़ी, कार अगर डीकार्बनाइज कराते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा इसमें होगा, और किन को ये कहेंगे कि भाई ना कराओ, जैसी आपकी गाड़ी है इसको चलने दो और रेगुलरली आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते रहें और कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है? सर डीजल गाड़ी 100% नो। डीजल गाड़ी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि डीकार्बनाइजिंग करानी चाहिए। खैर चाहे वो नई है या पुरानी है। बिल्कुल, लेकिन जो प्रोसेस अभी जो शो हो रहा है, जो अभी पॉपुलर हो रहा है यहाँ पे, उसमें चाहे डीजल हो पेट्रोल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केमिकल डीकार्बनाइजिंग में प्रॉब्लम बनती है। ये नाइट्रोजन बेस्ड डीकार्बनाइजिंग है, इसमें आप पेट्रोल कराओ डीजल कराओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किनको कराना चाहिए? 30,000 से लेके 80-90 हज़ार चली हुई गाड़ी फॉर पेट्रोल व्हीकल्स, और 40,000 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख 1.5 लाख चली हुई गाड़ी डीजल। उससे ऊपर में पहली चीज़ तो आई एम नॉट कन्विंस्ड कि नाइट्रोजन से कार्बन निकल सकता है, लेकिन अगर कार्बन निकलता है नाइट्रोजन से तो उससे ज़्यादा चली हुई गाड़ी का कार्बन अगर निकल जाएगा तो आपका इंजन का कंप्रेशन कम हो जाएगा, उल्टा गाड़ी तेल खाने लग जाएगी, क्योंकि जो पिस्टन्स के आगे पीछे रिंग लगी होती है वहाँ पे कार्बन जमा होता है और वो उसको कंप्रेशन क्रिएट कर रहा होता है, मतलब वो उसको एयर टाइट बना रहा है। तो वहाँ से जब आप कार्बन को ब्रेक कर दोगे तो जब पिस्टन नीचे जाएगा नीचे का तेल ऊपर आ जाएगा और आपकी गाड़ी धुआं देने लग जाएगी। तो पुराने गाड़ियाँ ठीक है, यूरो 3 तक आप करा सकते हो, और वो भी अब यूरो 3 की कोई गाड़ी ऐसी नहीं होगी जो 80,000 के अंदर होगी। वो तो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख। हाँ, तो इसलिए अब ये एक्चुअली बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन इट्स आई एम जस्ट आस्किंग यू एज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर। मैं तो देखें बहुत सारे लोग जो स्ट्रेट लाइन से जुड़ते हैं, हम अगर उन तक कोई जानकारी पहुंचा रहे हैं कि भाई आप ये कराइए, कल आप जब कराते हैं तो उसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो एफिशिएंसी नहीं दे, इस प्रोसेस में नुकसान कुछ नहीं होगा। नुकसान कुछ नहीं है। ज़्यादा चली हुई गाड़ियों में नुकसान है, कम चली हुई गाड़ियों में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप कहो कि आपको जेन्युइनली कोई बेनिफिट मिलेगा, वो उस टाइम मिल सकता है। वक्ती तौर पे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन परमानेंट कोई फ़ायदा हो नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियर राजेश डोगरा जी से हमारी बातचीत हुई और आपने साफ तौर पर इनसे 2 बातें सुन ली। एक तो ये कि इथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। आपके मन के अंदर जो अलग अलग भ्रांतियां हैं, ये जो अलग अलग आपने धारणाएं बना रखी हैं, वो ना बनाएं। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल में सिर्फ एक ही चीज़ इन्होंने कही कि अब दाम सस्ते होने चाहिए थे। पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये गलत है, अब दाम सस्ते होने चाहिए, क्योंकि आप 10% उसमें एथेनॉल मिक्स करने जा रहे हो। और ऑलरेडी आपकी जानकारी के लिए कि 7.5% इथेनॉल आपके पेट्रोल में मिक्स होकर पहले से आ रहा था, काफ़ी टाइम से आ रहा था, वो ऑलरेडी डोगरा साहब ने बता दिया। दूसरी बात कि आप अपनी गाड़ी को अगर डीकार्बनाइज कराने जा रहे हैं, इससे आपकी गाड़ी को नुकसान कोई नहीं होगा, वक्ती तौर पर आपकी गाड़ी को फ़ायदा हो सकता है, वक्ती तौर पर आपको लग सकता है कि आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ गई, लेकिन कोई परमानेंट फ़ायदा इस डीकार्बनाइजेशन से होता हो, और एज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर उनका कहना है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है। ये विचार है, जाहिर सी बात है, इसको लेकर किसी और का कोई और मत और कोई और विचार भी हो सकता है, मगर सवाल यहाँ पर यही है कि अगर ये डीकार्बनाइज कराना गाड़ी के लिए बेनिफिशियल है, तो फिर मारुति व्हीकल लीड्स जो हैं उनके जितने भी वर्कशॉप्स हैं, पीक्स का वर्कशॉप है, या बाकी जितने भी मारुति के डीलर्स हैं यहाँ पर, बाकी कार्स के डीलर्स हैं यहाँ पर, डीजल कार के, पेट्रोल कार के डीलर्स, गाड़ियों के डीलर्स, तो वो सभी लोग भी अपने अपने वर्कशॉप में ये मशीन भी एक आधी लगवा देते, क्योंकि कस्टमर को फ़ायदा हो और कस्टमर के फ़ायदे के चलते उनको फ़ायदा हो, ऐसा कौन नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि भाई कस्टमर को अगर 1500 रुपये हम कस्टमर से ले सकते हैं डीकार्बनाइज कराने के, तो 1000 तो हमारी जेब में चले जाएंगे। तो इसलिए एक वो पहलू है कि आप डीकार्बनाइज कराते हैं तो आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक ये पहलू भी है कि जितने भी व्हीकल लीड्स के वर्कशॉप्स हैं, या जितनी भी कार, मारुति, बसेस, ट्रक्स के जितने भी वर्कशॉप्स हैं, वहाँ पर ये मशीन क्यों नहीं है, ये एक सवाल है जो लगभग हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है वो पूछ रहा है। तो हमने दोनों पहलू आपके सामने रखे। अमन डीकार्बनाइज कर रहे हैं गाड़ियों को, वो भी हमने आपको दिखाया, और आज हमने आपको ये भी बता दिया कि जो डीकार्बनाइज की टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी नई नहीं बल्कि पुरानी है, अब सिर्फ थोड़ी आधुनिक होकर आई है। और तीसरा ये कि इसका आपको कोई नुकसान नहीं है, ये बात जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियर राजेश डोगरा जी ने आपको बता दी है। दीजिए इजाज़त, आदाब।